इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एलिस, मॉलिन और सर्ली वापस रेक्सम सिटी जा रहे होते हैं। तभी एलिस सर्ली से पूछती है, क्या ठीक रहेगा अगर हम दोनों कुछ दिनों के लिए एक ही कमरे को शेयर करें। इस पर सर्ली कहती है, पर मिस्टर मॉलिन के बारे में क्या, वो क्या सोचेंगे। सर्ली की बातों को सुनने के बाद एलिस कहती है, तुम्हें मॉलिन के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे घर को अपना ही घर समझो। एलिस और सर्ली की बातचीत को सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, वह घर मेरा है। मर्ली के बातों को सुनने के बाद एलिस चिढ़ते हुए कहती है, वह मेरा भी घर है। इस पर मर्लिन कहता है, मैं भी घर का आधा किराया भरता हूँ, इसीलिए मुझे यह तय करने का पूरा अधिकार है कि घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद सर्ली नकली हंसी हंसते हुए कहती है, अगर यह पैसों की बात है तो आप चिंता मत कीजिए। एक बार मैं एल्विस एम्बेसी पहुंच गई तो मुझे छुड़ाने के लिए मैं आप लोगों को इनाम के रूप में वहां से 10 लाख सोने के सिक्के निकाल कर दूंगी। सर्ली के मुंह से 10 लाख सोने के सिक्के की बात सुनकर मॉलिन और एलिस दोनों के मुंह शौक के मारे खुले के खुले रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्ली एलिस और मॉलिन के हैरानी से भरे चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए कहती है, मेरी पॉकेट मनी बस इतनी है। सर्ली की बातों को सुनने के बाद मॉलिन शौक के मारे कहता है, अगर तुम्हारी पॉकेट मनी इतनी है तो तुम जरूर किसी अमीर परिवार से होगी। मॉलिन की बातों को सुनने के बाद सर्ली थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मिस्टर मॉलिन, क्या ये आपके लिए 10 लाख सोने के सिक्के काफ़ी होंगे। सर्ली की बातों को सुनने के बाद मॉलिन सर्ली को रिझाते हुए कहता है, आखिरकार खूबसूरत महिलाओं की सुरक्षा करना मेरा पहला काम है। मॉलिन को यूं तुरंत अपनी बातों से पलटी मारते हुए देखकर एलिस और सर्ली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद ऐसे ही सफ़र करते करते रात हो जाती है। सर्ली चैन की नींद सो रही होती है। सर्ली को यूं चैन की नींद सोते हुए देखकर एलिस मॉलिन से कहती है, सर्ली गहरी नींद में सो रही है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉलिन एलिस की टांग खींचते हुए उससे कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ और भी अधिक इंटीमेट होने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। मॉलिन की बातों को सुनने के बाद एलिस मॉलिन से गुस्सा होते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर मैं भला ऐसा क्यों करूं? मैं तो बस तुमसे यह पूछना चाहती थी कि वह इंटर्नल लेडी तुमसे क्या बात कर रही थी। इंटर्नल लेडी का नाम सुनते ही मॉलिन के चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से सड़ जाते हैं। मॉलिन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर एलिस कहती है, तुम ऐसे सड़े हुए एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉलिन बहुत निराश हो जाता है। उसे निराश देखकर एलिस को ऐसा लग रहा होता है कि उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी यादें याद आ गई हैं। फिर मॉलिन निराशा भरी आवाज़ में एलिस से कहता है, मैं अपनी सबसे भयानक यादों को भूल गया था, पर तुम्हारी वजह से वो यादें मुझे अब धीरे धीरे याद आ रही हैं। मॉलिन को इतना निराश देखकर एलिस मनी मन कहती है, ऐसा लगता है कि मॉलिन इस समय बहुत तनावग्रस्त है। उस इंटर्नल लेडी और मॉलिन के बीच ऐसा क्या हुआ था जो मॉलिन इतने टेंशन में है। तभी मॉलिन अपने सर पर हाथ रखकर गहरी आवाज़ में एलिस से कहता है, यह सब उस समय की बात है जब मैं डीमन किंग था। मॉलिन मौत का दलदल नाम के जंगल में किसी का इंतजार कर रहा होता है। उसे किसी के आने की आवाज़ आती है। जैसे ही मॉलिन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक सुंदर लड़की खड़ी होती है। वह मॉलिन से कहती है, क्या आप द फर्स्ट डीमन पैलेस के डीमन किंग मॉलिन लूसीफर है। मैं नर्क की एक दूत हूँ और मेरा नाम ट्रिस्ट है। ट्रिस्ट की बातों को सुनने के बाद मॉलिन ट्रिस्ट से कहता है, क्या दूत, तो तुम मुझसे यहाँ पर क्या बात करने के लिए आई हो। इस पर ट्रिस्ट मॉलिन से कहती है, मैं मास्टर सैटर्न के लिए काम करती हूँ। मेरा काम असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्तियों को ढूंढना है और आप उन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। जहाँ एक तरफ ट्रिस्ट मॉलिन को अपने बारे में बता रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्ट को देखकर मॉलिन की आंखें बाहर निकल जाती हैं और उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है, क्योंकि ट्रिस्ट का चेहरा तो किसी सुंदर लड़की की तरह लग रहा होता है, पर उसके शरीर से वह किसी पहलवान की जैसी लग रही होती है। यह देखकर मॉलिन पागल हो जाता है। जहाँ एक तरफ मॉलिन ट्रिस्ट को देखकर पागल हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्ट ब्लश करते हुए मॉलिन से कहती है, तुम कितने सुंदर हो। तुम मास्टर सैटर्न के अधीन हमारे साथ जुड़ जाओ। जैसे ही तुम मेरे मास्टर सैटर्न की अधीनता को स्वीकार करोगे, वैसे ही तुम्हें अपराजित सेना मिलेगी और साथ ही अभी तुम्हारे पास जितने भी गुलाम हैं, तुम्हें उससे कई गुना ज़्यादा गुलाम मिलेंगे।
बेशक तुम्हें मेरे मास्टर सेटन का काम करने के लिए बहुत अधिक वेतन भी मिलेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास मेरे जैसी सुंदर औरतें भी होंगी जिसके साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ट्रिश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मॉर्लिन खून की उल्टी करने लगता है और खून की उल्टी करते हुए ट्रिश से कहता है, कभी नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे मास्टर के अधीन नहीं होऊंगा। और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मॉर्लिन ट्रिश को मना कर देता है। मॉर्लिन को मना करते हुए देखकर ट्रिश मॉर्लिन को समझाते हुए कहती है, कैसा रहेगा, पहले आप एक बार नर्क को अच्छे से देख लीजिए। मुझे यकीन है कि एक बार नर्क को देखने के बाद आपको नर्क जरूर पसंद आएगा। ट्रिश की बातों को सुनने के बाद मॉर्लिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से मॉर्लिन अपनी मुट्ठियों को बनाते हुए ट्रिश से कहता है, नर्क मौत, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? इतना कहते ही मॉर्लिन ट्रिश को एक जोरदार मुक्का मारता है। मॉर्लिन का इतना खतरनाक मुक्का खाने के बाद ट्रिश हवा में उड़ जाती है और हवा में उड़ते हुए वो कहती है, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्रेजेंट टाइम। मॉर्लिन की दुख भरी कहानी सुनने के बाद एलिस कहती है, अच्छा तो ऐसा हुआ था। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉर्लिन कहता है, हाँ, उस गोरिल्ला को लगा था कि मैं अपनी स्वेच्छा से नर्क नहीं जाऊंगा, इसीलिए उसने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि उसकी असफलता उससे नर्क के सबसे ऊंचे शिखर तक ले गई होगी, इसलिए वह मुझसे अपनी परेशानियों का बदला लेने के लिए आई है, जिसे मैंने उसके लिए खड़ा किया था। इतना कहते ही मॉर्लिन अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए चिल्लाकर कहता है, मैं उन सभी को हरा दूंगा, मैं उन सभी लोगों को एक साथ हरा सकता हूँ, यहाँ तक कि उस सेटन को भी। मॉर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस अजीब तरह से हंसते हुए मॉर्लिन से कहती है, तुम ही वो थे जिसने उसे गलत समझा था। कुछ समय सफ़र करने के बाद मॉर्लिन और एलिस अपने घर पहुंच जाते हैं। मॉर्लिन बेड पर आराम करते हुए इज़रम के क्रिस्टल को देख रहा होता है। उस क्रिस्टल को देखते हुए मॉर्लिन कहता है, भले ही यह एक खजाना है, पर यह उपयोगी होगा या नहीं, यह एलिस पर निर्भर करता है। अभी मॉर्लिन उस क्रिस्टल के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी मॉर्लिन को एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुनकर मॉर्लिन अपने बेड से नीचे अपने सर के बल गिर जाता है। इस आवाज़ को सुनने के बाद मॉर्लिन उस आवाज़ की तरफ अजीब तरह से देखने लगता है। यह आवाज़ बाथरूम से आ रही होती है। एलिस और शर्ली बाथरूम में नहा रही होती है। शर्ली शर्माते हुए एलिस से कहती है, मिस एलिस प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ एलिस पर शर्ली की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। एलिस शर्ली के बड़े बूब्स को देखकर क्यूरियस होते हुए कहती है, यह तो बहुत खूबसूरत और प्रभावशाली है। मुझे बताओ कि तुम क्या खाती हो जो ये इतने बड़े हैं। बताओ तुम्हारा राज क्या है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।